नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ साल 2021 में पाकिस्तान, ईरान और टर्की जुड़ जाएंगे एक मेगा रेलवे लिंक के जरिए। जी हां, बहुत ही बड़ा लिंक है ये। आप अगर वैसे मैप पर देखें तो ये है यहाँ पर हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये है टर्की। टर्की की राजधानी है अंकारा, मगर जो इनकी फाइनेंशियल कैपिटल है ये है इस्तांबुल। तो इस्तांबुल से जो ये रूट है स्टार्ट होगा, फिर ये जाएगा ईरान में, और ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, वहां पे रुकेगा। फिर जो ये रूट है ये शुरू होगा और यहां पे जाएगा पाकिस्तान में, ऑल द वे टू द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। ना जो रूट मैंने अभी आपको बना के दिखाया मैप में, ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ये आपके सामने है एक्चुअल रूट। ये जो रेलवे लिंक है ये 6500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत से इंपॉर्टेंट सिटीज़ पर ये रुकेगा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि इसको बनाने की कुछ कॉस्ट थी यहाँ पर, ये क्या ये कुछ प्रोजेक्ट था जो शुरू हुआ था कुछ साल पहले? नहीं, ये जो देखो रेलवे लाइन इन कंट्रीज में ऑलरेडी अवेलेबल थी, इन्होंने बस इनको प्रॉपरली लिंक कर दिया है, जो मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा आइडिया है। मगर क्या इससे पाकिस्तान को कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? क्या इस स्टेप से टर्की, ईरान और पाकिस्तान की जो इकोनॉमीज है ये इंटीग्रेट हो पाएगी? अभी ईरान, पाकिस्तान, टर्की का क्या ट्रेड है आपस में, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर। मगर सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा इको के बारे में। इको क्या है? देखो, ये है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये है एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन जिसको बनाया गया था 1985 में। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे तेहरान में। हालांकि इनके जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं ये तेहरान में है। जो इनका इकोनॉमिक ब्यूरो है ये आपको मिलेगा टर्की में। जो साइंटिफिक ब्यूरो है इनका वो मिलेगा पाकिस्तान में। और इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि जो ये ग्रुप है, हालांकि इसमें मेंबर 10 हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मगर जो डोमिनेटिंग कंट्रीज है यहाँ पे वो है ईरान, पाकिस्तान और टर्की, जो फाउंडर्स थे इस ग्रुप के। मगर ओवरऑल आज के समय जो यहाँ पर 10 मेंबर हैं ये हैं अफगानिस्तान, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। एक चीज यहाँ पे आपको कॉमन दिखेगी, आपस में सारी कंट्रीज लिंक्ड हैं और सारी कंट्रीज हैं मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ये है मैप इको का। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, फिर यहाँ पे पाकिस्तान है, ईरान है, और फिर यहाँ पे है टर्की, और ऑफ कोर्स अजरबैजान भी इसका पार्ट है। ना इसको बनाया क्यों गया था? देखो, 1985 में इन सब कंट्रीज की विजन ये थी कि जिस तरीके से आसियान काम कर रहा है, जिस तरीके से कई और ग्रुप्स हैं दुनिया भर में वो काम करते हैं, आपस में टैरिफ्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, फ्री ट्रेड होता है, फ्री मूवमेंट होती है। बाद में इन्होंने फिर यूरोपियन यूनियन का जो एग्जांपल है वो भी देखा कि फ्री मूवमेंट है, स्टेट्स काफ़ी हद तक इंटीग्रेटेड है। तो उसी विजन के साथ इस ग्रुप को ये आगे बढ़ाना चाहते थे। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि इकोनॉमिकली कंट्रीज का यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट था नहीं। जो बीच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है अफगानिस्तान, हमेशा यहाँ पे टर्बुलेंस रही, यहाँ पे वॉर रही। जो सेंट्रल एशियन यहाँ पे कंट्रीज हैं बहुत सारी, ये 1991 तक तो आज़ादी नहीं थी। तो 1991 के बाद इन्होंने ज्वाइन किया। फिर ज्वाइन करने के बाद भी बहुत यहाँ पे टर्बुलेंस थी। इवन अजरबैजान को आपको पता होगा आज़ादी मिली थी 1991 में फ्रॉम यूएसएसआर। तो इवन दो इस ग्रुप का जो आइडिया था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मगर बिकॉज ऑफ वन रीजन और दी अदर ये ग्रुप कभी इकोनॉमिकली जरा कुछ कर नहीं पाया। आज भी आप अगर देखो तो जो ट्रेड है पाकिस्तान और ईरान का और पाकिस्तान और टर्की का, ये बहुत ही जरा कम है। पाकिस्तान ईरान का ट्रेड इंटरेस्टिंगली 2008-9 के आसपास ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन के आसपास था। मगर बाद में जब ईरान पे लगे बहुत सारे सैंक्शंस, ईरान आइसोलेट हो गया, तो पाकिस्तान का जो ट्रेड है यहाँ पे ये गिर गिर के पहले तो हुआ 430 मिलियन, उसके बाद इन रीसेंट टाइम्स ये हो चुका है 300 मिलियन से लेकर $350 मिलियन के बीच में। जो बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि दोनों देश बहुत बड़े हैं, बड़ी आबादियां हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है ये कम से कम 4-5 बिलियन का तो होगा। और एक्चुअली 2016 में ईरान और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अंडर ये कहा गया कि 2021 में दोनों का ट्रेड होगा 5 बिलियन, मगर उसके आसपास भी अभी ये नहीं है। फिर अगर हम देखें टर्की को, टर्की एक ऐसा देश है जो आज के समय बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पावर एंजॉय करता है पाकिस्तान में आप कह सकते हैं क्रेज है, अट्रैक्शन है टुवर्ड्स टर्की। मगर जो ये क्रेज और अट्रैक्शन है ये इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रांसलेट होती नहीं है। जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टू टर्की, उन्होंने रिसेंटली खुद ही कहा था कि ट्रेड रिलेशन जो है दोनों कंट्रीज के ये ज़्यादा इंप्रेसिव है नहीं। पाकिस्तान टर्की का ट्रेड रफली 600 मिलियन से लेकर 800 मिलियन के आसपास रहता है। अब सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंडिया, बांग्लादेश, इन दो देशों का जो ट्रेड है ये रहता है 9.5 बिलियन से लेकर 10 बिलियन के बीच में, जो एक ह्यूज अमाउंट है। आप अगर सोच कर देखें तो पाकिस्तान का जितना ट्रेड है टर्की और ईरान के साथ दोनों,
उससे 10 गुना ज्यादा ट्रेड करते हैं इंडिया और बांग्लादेश। और ये मैं कहूंगा बहुत ही बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कर क्यों नहीं पाया। आसपास जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ कभी भी इनके प्रॉपर ट्रेड रिलेशंस बने नहीं। आप अगर अफगानिस्तान को देखो तो यहाँ पर ट्रेड करने को कभी इतना था नहीं। इंडिया के साथ कुछ इनका ट्रेड शुरू हुआ, फिर हमेशा वॉर हुई, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई, कभी भी इंडिया पाकिस्तान की जो मार्केट है ये प्रॉपरली मर्ज नहीं कर पाई। ईरान के साथ भी आप अगर देखो पॉसिबिलिटी थी, मगर बिकॉज ऑफ सैंक्शंस ट्रेड बाद में प्लमेट कर गया। चाइना के साथ मैं कहूंगा इनका ट्रेड बिलियंस में है, मगर वहां पर भी वन वे ट्रैफिक है। चाइना सिर्फ पाकिस्तान को बेचता है, पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है जो चाइना को कुछ सेल करती है। तो एक ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ पाकिस्तान का। ना फिर अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो पाकिस्तान में आज भी एक बहुत ज़्यादा जज्बा है इनका कि इकोनॉमिकली ये काफ़ी कनेक्ट हो जाए विद टर्की। इनके यहाँ विजन है कि टर्की के साथ जो इनका ट्रेड है ये बिलियंस में होना चाहिए, 6 बिलियन 7 बिलियन। मगर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मान लो पाकिस्तान को कुछ गुड्स भेजने हैं टू टर्की, तो रास्ता बहुत ही अजीब है। पहले जो शिप है यहाँ से जाएगी, फिर जाएगी ये गल्फ ऑफ ईडन में, फिर गुजरेगी रेड सी में, फिर सुएज कैनाल से होते हुए यहाँ पे जाएगी टर्की में। यहाँ पे आपको बताऊंगा ये है सुएज कैनाल। तो बहुत ही लंबा रास्ता है। तो इसको कट करने के लिए अब फाइनली इको इनिशिएटिव के अंडर तीनों कंट्रीज ने बना दिया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेल लिंक, जिससे एटलीस्ट पाकिस्तान को उम्मीद है कि टर्की के साथ जो इनका ट्रेड है बिलियंस की फिगर में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो टर्की के साथ अगर पाकिस्तान का ट्रेड बढ़ता है तो उसमें एक इवेंचुअल पॉसिबिलिटी ये भी है कि पाकिस्तान को एक्सेस मिलता है यूरोपियन मार्केट का। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप अगर यहाँ पे देखें तो टर्की एक्चुअली दुनिया में उन 2 देशों की लिस्ट में आता है जो आपको मिलेंगे ज्योग्राफिकली 2 कॉन्टिनेंट्स में। वो 2 देश हैं रशिया और टर्की। टर्की आपको आधा मिलेगा, जो इस्तांबुल वाला पार्ट है नॉर्थ वाला, ये आपको मिलेगा यूरोप में। बाकी जो इनका मेजॉरिटी पार्ट है मोर देन 90%, ये आपको मिलेगा एशिया में। सिमिलरली आपको पता होगा कि आधा रशिया आता है एशिया में ज्योग्राफिकली, आधा आता है ज्योग्राफिकली यूरोप में। तो पाकिस्तान को यहाँ पे उम्मीद ये है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेल लिंक है जो जोड़ता है टर्की को विद द रेस्ट ऑफ यूरोप, उसका यूज करके पाकिस्तान जो अपनी एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं, मैंगोज, राइस और उसके अलावा कई और जो आइटम्स हैं, ये प्रॉपरली एक्सपोर्ट कर सकता है यूरोप को। इससे पाकिस्तान को उम्मीद है कि कुछ बिलियंस में इनका एक्सपोर्ट बढ़ पाएगा इन द नियर फ्यूचर। और जिस रेल लिंक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टर्की के, ये है मैरमेरे रेल रोड टनल। ये अपने आप में देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टनल है। इसको कहा जाता है द डीपेस्ट इमर्स ट्यूब टनल इन द वर्ल्ड। और इससे एक रेलवे लिंक बन जाता है एशिया और यूरोप के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड पर्पसेस। तो इसको लेकर पाकिस्तान काफी एक्साइटेड है कि टर्की एक तरीके का गेटवे हो सकता है पाकिस्तान के लिए टू द यूरोपियन मार्केट। दूसरा एडवांटेज पाकिस्तान के अलावा चाइना को यहां पर यह भी है कि कल को सीपैक के अंडर चाइना भी इस रेल रोड को जोड़ सकता है अपने रूट से, और चाइना भी बहुत ही आसानी से इस रूट के जरिए यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये चाइना के लिए भी काफी बेनिफिशियल हो सकता है इन द फ्यूचर, पाकिस्तान के लिए भी। और एक इसमें फैक्टर ये भी है कि इससे पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है ट्रेड को लेकर, ये गल्फ कंट्रीज के साथ काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के साथ पाकिस्तान का फिर भी कुछ हद तक ट्रेड है। तो अगर इन द फ्यूचर पाकिस्तान अपना ट्रेड ईरान और टर्की के साथ कुछ बिलियंस तक बढ़ा भी देता है, तो इससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो पाएगी। और इन द फ्यूचर अगर मान लीजिए टर्की कोई फिर से इस्लामिक समिट ऑर्गेनाइज करता है जहां पर ये गल्फ कंट्रीज को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज को इन्वाइट करते हैं, तो पाकिस्तान इस बार इस टाइप के समिट को अटेंड भी कर पाएगा। लास्ट टाइम जब इस टाइप का समिट मलेशिया ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान ने वो समिट अटेंड नहीं किया था बिकॉज ऑफ द रिलेशंस विद द गल्फ कंट्रीज। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से हमें इसे कैसे देखना चाहिए? वेल टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, यहाँ पे ये ट्रेड बढ़ा रहे हैं विद दीज कंट्रीज। यहाँ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन ले सकते हैं रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में। आप अगर सोच कर देखें तो आसपास के जो देश हैं नेपाल और भूटान, इनसे रेलवे के थ्रू आज भी हम प्रॉपरली कनेक्टेड है नहीं। तो नीड ये है कि इंडिया भी आसपास रेलवे की जो कनेक्टिविटी है इस पर एम्फेसिस दे। कोशिश ये करे कि थ्रू बांग्लादेश हम जो बहुत सारी आसियान कंट्रीज हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, इनसे जोड़ पाए इंडिया को थ्रू अ रेलवे। हाईवे से ऑलरेडी हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, रेलवे से अगर हम जोड़ पाएंगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। उसके अलावा भूटान के साथ कोई रेलवे कनेक्टिविटी है नहीं, ये इंप्रूव कर सकते हैं। नेपाल के साथ बहुत पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर हम रेलवे बिछा सकते हैं ताकि बिजनेस टर्म्स में दोनों कंट्रीज बेनिफिट करें। और हु नोस, अगर मान लीजिए इन द फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो इंडिया भी इस लार्जर नेटवर्क का पार्ट बन सकता है एंड वी कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू द यूरोपियन मार्केट। तो यह है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।